दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल बटन का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र जी की मौत के रहस्य का पार्ट 4। अभी तक हमने बात की नेताजी के आज़ादी के लिए संघर्ष और उन पर बनी पहली कमेटी के बारे में। नेताजी की सीरीज़ की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं नेताजी की मौत की सच्चाई जानने के लिए बनाई गई दूसरी कमेटी, खोसला कमेटी के बारे में। दूसरी कमेटी का गठन होने का कारण था श्री अमियनाथ बोस। उन्होंने हमेशा तत्कालीन कांग्रेस सरकार को याद दिलाया कि पहली कमेटी, जो कि शहनवाज कमेटी थी, उसकी जांच में कुछ खामियां थी, जिसके चलते 11 जुलाई 1970 को वन मैन कमीशन का गठन किया गया और इसके चेयरमैन बने जीडी खोसला। दोस्तों, यहाँ जीडी खोसला के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि वो कौन थे। जीडी खोसला पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व जज थे, जिनकी पढ़ाई कैम्ब्रिज में हुई थी। इन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारों को सज़ा सुनाई थी और रिटायरमेंट के बाद यह लेखक बन गए थे। पर इन सब में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सन 1920 सुभाष चंद्र बोस और खोसला जी दोनों लंदन में ICS की तैयारी कर रहे थे। तब सुभाष जी अपने दोस्तों को बता रहे थे कि यदि कोई ICS में सिलेक्ट हो भी जाए तो भी वह यह नौकरी ना करे, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों के अधीन था और अंग्रेज़ों की सरकार में ICS बनकर भी वो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ खोसला बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे, यदि पास हुए तो नौकरी ज़रूर करेंगे। जिस पर सुभाष जी ने सबके सामने उनको काफ़ी अपमानित किया। दूसरी बात जो जाननी बहुत ज़रूरी है वो यह है कि जब इन्हें नेताजी की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए दिया गया, तब यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी लिख रहे थे। तो आइए शुरुआत करते हैं खोसला कमेटी की जांच की रिपोर्ट की। खोसला कमेटी ने पहला गवाह बनाया शहनवाज खान को, जिन्होंने पहली रिपोर्ट सबमिट की थी। इस तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने यह कमीशन कोई सच जानने के लिए नहीं बैठाई थी, बल्कि इसलिए बैठाई थी ताकि शहनवाज कमेटी का पोस्टमार्टम करने और दोबारा वही रिपोर्ट देकर देश की जनता को यह दर्शा सकें कि पहली रिपोर्ट बिल्कुल सही थी और देश में जनता का जो रोष था वो थम सके और जो नेता संसद के अंदर दबाव डाल रहे हैं उनको चुप कराया जा सके। और हुआ भी वही। जून 1974 में यह रिपोर्ट बन गई थी, जिसका निष्कर्ष था कि असल में हवाई दुर्घटना हुई थी और नेताजी उसी में मारे गए थे, और कहा गया कि बाकी सब चीज़ें मनगढ़ंत हैं। सरकार भी इस रिपोर्ट पर फूली नहीं समा रही थी और सितंबर 1974 में इसे संसद में पेश कर दिया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी गवाहों से पूछताछ की गई थी, उनमें से अधिकतर के बयान पहले कुछ और अब कुछ और थे, पर फिर भी रिपोर्ट को ज्यों की त्यों पेश कर दिया गया था। सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस कमीशन को और ज़्यादा अपंग बनाने में। इस कमीशन को भी ताइवान जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी और सरकार का कहना था कि ताइवान सरकार के साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं हैं, तो वहां जाकर वह छानबीन नहीं कर सकती। पर इस बार श्री समर गुहा और 26 अन्य सांसदों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर दबाव डाला कि उन्हें ताइवान भेजा जाए। इस पत्र में सबसे ऊपर नाम था पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। पर सरकार फिर भी चुप बैठी रही। तब समर गुहा ने प्रधानमंत्री इंदिरा को कहा कि उन्हें जाने दिया जाए, नहीं तो वो भांडा फोड़ देंगे कि 1965 में भारत पाक के युद्ध के दौरान भारत को इजराइल ने ताइवान के रास्ते से शस्त्र भेजे थे और भारत के ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध भी हैं। तब जाकर 11 जुलाई 1973 को खोसला ताइवान पहुंचे और समर गुहा का दबाव काम आया। खोसला जब ताइवान के सोंगशन हवाई अड्डे पर पहुंचे, तब वहां श्री समर गुहा पहले ही खोसला का इंतजार कर रहे थे। श्री गुहा के एक बयान के अनुसार जब उन्होंने खोसला से ताइवान अधिकारियों से संपर्क साधने की बात कही, तब उन्हें पता चला कि खोसला को विदेश मंत्रालय ने इस बात के लिए मना किया हुआ है। तब गुहा जी ने उनसे पूछा कि वो फिर यहाँ करने के आए हैं। फिर भी इस यात्रा के दौरान कमीशन ने 7 लोगों से पूछताछ की और जिसमें एक थे YR सेंग। ये आधिकारिक गवाह थे जो कमीशन के सामने आए थे और यह पेशे से अभियंता यानी इंजीनियर थे। उन्होंने बताया युद्ध के दौरान वो भारत के 2 नेताओं को जानते थे। पहले थे गांधी और दूसरे सुभाष जी, क्योंकि इनकी खबर अखबारों में आती रहती थी। 1945 में सेंग करीब 16 वर्ष के छात्र थे और उस वक्त यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ केवल एक ही क्रैश हुआ था,
पर वो क्रैश सन 1944 में हुआ था और उन्होंने साफ कहा कि 1945 में वहाँ कोई क्रैश हुआ ही नहीं था और जापानी आत्मसमर्पण के बाद तो कोई क्रैश हुआ ही नहीं। पर खोसला उनकी एक नहीं सुन रहे थे और हादसे के साल और महीने को लेकर खूब बहस कर रहे थे। जब जापान से नेताजी की मृत्यु और अंत्योष्टि को साबित करने वाले दस्तावेज मांगे गए तो गायमुशो के एशियन अफेयर्स ब्यूरो ने टोक्यो में भारतीय दूतावास को यह सूचना दी कि अंतिम संस्कार के लिए बना पत्र सुभाष चंद्र बोस के नाम से नहीं बना था। जापानी सरकार ने इस बात को कहा कि सुभाष जी की मृत्यु को गोपनीय रखने के लिए इस परमिट को इचिरो ओकिरो के नाम से बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या मृत्यु प्रमाण पत्र किसी दूसरे के नाम पर बनाकर हम कैसे किसी की पहचान छुपा सकते हैं। जो इंसान मर गया हो उसकी पहचान छुपाकर उसे शायद गायब ही किया जा सकता है, क्योंकि नेताजी यदि वहीं शहीद हुए होते तो उनके नाम पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी बन सकता था, क्योंकि मरने के बाद उनकी पहचान क्यों छुपाई गई, तब तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। दूसरी बात, हबीबुर रहमान के मुताबिक शवदाह 20 अगस्त 1945 को किया गया था, जबकि म्यूनिसिपल सर्टिफिकेट के अनुसार इचिरो ओकुरो का शवदाह 22 अगस्त 1945 को हुआ था। इससे यह साफ था कि इचिरो ओकुरो नेताजी नहीं हो सकते, पर इतना ज़रूर है कि नेताजी वहाँ से गायब ज़रूर हुए थे। इन सबूतों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि खोसला कमीशन किस राह पर थी और खोसला की लिखी किताब लास्ट डेज ऑफ नेताजी में खोसला ने नेताजी को बदनाम करने के लिए जो बातें लिखी थी उससे आहत होकर नेताजी के भतीजे द्विजेंद्र नाथ बोस ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था, जिसे लेकर 1 अप्रैल 1978 को उन्होंने कोलकाता में एक मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गलती मानी और माफ़ी भी मांगी और नेताजी को देश को आज़ाद कराने वाला शब्दों से संबोधित किया। जिस इंसान ने नेताजी के बारे में ऐसी किताब लिखी हो तो क्या उसने उनकी मृत्यु की जांच सही ढंग से कराई होगी। 1978 में श्री गुहा ने बयान दिया कि वो नेताजी से कभी मिले नहीं हैं, पर कुछ गैर राजनीतिक लोगों ने उन्हें बताया है कि नेताजी जीवित हैं और वो एक साधु बन चुके हैं। इस वक्त देश में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और देश में श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। श्री गुहा ने पहले सरकार से यह कहा कि पहले दोनों जांच सही नहीं हुई हैं और नई जांच कमेटी बिठाई जाए, जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा कि सरकार के लिए खोसला आयोग और शहनवाज कमेटी की बातें मानना मुश्किल है, पर अभी जांच का प्रस्ताव वापस ले लें। तब गुहा ने कहा, मेरे लिए अब नई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे बहुत जिम्मेदार सूत्रों से पहले ही यह रिपोर्ट मिल चुकी है कि नेताजी जीवित हैं। अब निर्णय ना हो पाने जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। मैं ईश्वर की शपथ लेकर संसद में यह घोषणा करता हूँ कि नेताजी जीवित हैं। इतना सुनते ही संसद भवन में सन्नाटा छा गया। आगे उन्होंने कहा, सब यह जानना चाहेंगे कि वो कहाँ हैं। मैं भी यह बताने के लिए बेसब्र हूँ, पर यह बताने की इजाज़त नहीं है। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो बंदी नहीं है, वह आज़ाद है। नेताजी के जन्मदिन पर गुहा ने एक तस्वीर सार्वजनिक की और कहा कि यह नेताजी की तस्वीर है जो 1978 में खींची गई है और यह वही तस्वीर है जो इस समय आप देख रहे हैं। पर कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह तस्वीर नकली थी। शायद उन पर दबाव इतना आ गया था उनके बयान के बाद कि उन्हें कुछ तो दिखाना ही था। पर गुहा इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया और यह भी कहा कि सन 1945 में हुई विमान दुर्घटना की खबर दरअसल उनके साथी हबीबुर रहमान ने उड़ाई थी, ताकि वो ब्रिटिश अमेरिका फौज उन्हें भाग जाने की बात से अनजान रहे और नेताजी सोवियत रशिया में बहुत साल जेल में बंद रहे। गुहा ने आरोप लगाए कि नेहरू और इंदिरा ने नेताजी के बारे में लोगों को न केवल बहकाया बल्कि उनकी मृत्यु को धोखेबाजी और झूठी जांच का आवरण पहनाकर सच को भी अपमानित किया था और वो माफ़ी के लायक नहीं था। अब हम कुछ साधुओं की बात करेंगे जो कि माने जाते हैं कि वह नेताजी थे। शालीमार साधु। शालीमार साधु से काफ़ी बड़े बड़े लोग जुड़े थे, जैसे SC मुखर्जी और निहारेंदु दत्त मजूमदार। मुखर्जी एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे और मजूमदार प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री रह चुके थे। जुलाई 1962 में उत्तम चंद मल्होत्रा भी इनसे जुड़े। मल्होत्रा जी वही शख्स थे जिन्होंने 1941 में सुभाष जी को पुलिस को चकमा देकर भाग जाने में मदद की थी और वो भी इस साधु को नेताजी ही मानते थे। यह साधु बंगाली और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, महंगी इंपोर्टेड सिगरेट पीते थे। सरकार ने भी पुलिस और इंटेलिजेंस उस साधु के पीछे लगा दी थी और जांच करने को कहा कि पता लगाया जाए कि यह साधु कौन है। यह साधु पश्चिम बंगाल के कूच जिले में रहते थे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि शालीमार साधु ने खुद यह कहा था कि वो नेताजी नहीं हैं। यह उन्होंने तब कहा था
जब उनसे मिलने वाले उन्हें हमेशा नेताजी कहकर पुकारने लग गए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के उप निदेशक शरद चंद्र ने बंगाल के पुलिस अधीक्षक को बताया कि फरवरी 1969 के बाद इस साधु का कोई अता पता नहीं रहा। दोस्तों, कितनी हास्यास्पद बात है जो भारत की सरकार छाती पीट पीट कर कह रही थी कि सुभाष चंद्र बोस जी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वही सरकार एक साधु की जांच करवाने में तुली थी कि कहीं वह साधु सुभाष जी तो नहीं है। यहाँ बात करेंगे एक और दूसरे साधु के बारे में। सितंबर 1985 में फैजाबाद यूपी में एक साधु के देहांत पर बवाल मच गया। भक्तों के लिए यह साधु नेताजी थे। श्री समर गुहा जिस साधु की बात किया करते थे, शायद यह वही थे। उन्होंने कभी अपने मुंह से यह तो नहीं कहा, पर इस साधु के घर से कुछ पत्र मिले थे, जिसमें कुछ पत्र श्री समर गुहा जी के भी थे। और जब गुहा जी ने तस्वीर सार्वजनिक की तो इसे कांग्रेसियों ने झूठा करार दिया, और इस विवाद के बाद इस साधु ने अपने कई जानने वालों से संबंध तोड़ दिया और गुहा से भी बात करना बंद कर दिया। उनके एक करीबी सेवक थे डॉक्टर पवित्र राय ने उनसे पत्र लिखा और इस बात के लिए माफी भी मांगी कि वो श्री समर गुहा को वो सब बोलने और करने से रोक नहीं पाए। यह पत्र बांग्ला में लिखा हुआ था, जिसके उत्तर में लिखा गया बंगाली में पत्र, उसकी फोटोकॉपी हमारे पास है और वह यह पत्र है। इसमें लिखा है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मेरे इंटेलिजेंस ऑफिसर हो, तुम्हें बिना डर या पक्षपात के अपना कर्तव्य निभाना है। अब मुझे भी अपनी बात इसी तरह कहने दीजिए। माँ काली, देश माता, बंग जननी, भारत माता और आपके चरणों की सौगंध है कि पहले की तरह ही अभी भी मुझ में आपके प्रति वही पुराना विश्वास, प्रेम, श्रद्धा और वफादारी है। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो उस साधु ने डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय को लिखे थे, क्योंकि 1943 में रॉय आज़ाद हिंद फौज के खुफिया ऑफिसर बनकर भारत आए थे और यहाँ उन्हें यह साधु इंटेलिजेंस ऑफिसर कहकर पुकारा करते थे। रॉय 1957 में पीएसपी के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने, पर बाद में सार्वजनिक जीवन छोड़कर उस साधु की खुफिया सेवा में लग गए। सन 1979 में हुए उस तस्वीर विवाद पर पूरी जानकारी इस साधु को दी। पवित्र के मुताबिक यह तस्वीर एक पुराने आज़ाद हिंद फौज के सदस्य की पत्नी ने गुहा को दी थी और वो गुहा के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने का षड्यंत्र था। सन 2002 में गुहा जी का निधन हो गया, पर उन्होंने बहुत मायूस होकर अपने मरने से पहले कहा, जब वो ही बाहर नहीं आना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शालीमार साधु को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी कि फरवरी 1969 के बाद उनका कुछ पता नहीं है, और दूसरी ओर जो साधु था जिसके बारे में गुहा जी बात किया करते थे, उनका भी कोई अता पता नहीं था कि वो कब आए और कहाँ गए। कहीं यह वही साधु तो नहीं थे जो पहले शालीमार साधु के नाम से जाने जाते थे। इसके कोई सबूत मेरे पास नहीं है। यदि मैं इस बारे में कोई भी सबूत कभी भी इकट्ठा कर पाऊंगा तो मैं आपको अपने इस चैनल पर उन सबूतों से ज़रूर अवगत कराऊंगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे साधु भगवंत जी या गुमनामी बाबा के रहस्य की, और तीसरी कमेटी मुखर्जी कमेटी की, और कोशिश करेंगे कि हम जान पाएं कि नेताजी की मौत के रहस्य के सूत्रधार कौन कौन है। आपको कुछ न कुछ हद तक अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा कि किस प्रकार नेताजी की मौत के रहस्य की जांच एक जांच नहीं बल्कि पहली 2 कमेटियों में केवल धोखेबाजी ही की गई थी। तो दोस्तों, यह था पार्ट 4 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मौत के रहस्य के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।